चलो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे पढ़ने वाले हमने साइटोकाइनेसिस क्लियर कर लिया। अब साइटोकाइनेसिस के बाद हम अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या क्या फायदे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जब पढ़ेंगे, माइटोसिस के होने वाले फायदे, तो बोलेंगे कि माइटोसिस से बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। जब आप पैदा हुए थे तो छोटे से बच्चे थे, आज इतने बड़े हो गए। आपकी शरीर में बड़े क्यों हुए? आपकी ग्रोथ हुई। ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि आपके बॉडी में सेल का नंबर बढ़ा। तो हम छोटे से बच्चे से आज इतने बड़े हो गए, किस प्रोसेस के थ्रू हुए? बड़े होने की प्रोसेस, जो ग्रोथ है वो किसकी तरह हुई? माइटोसिस की वजह से हुई। हमारी हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बॉडी की किसी भी पार्ट से निकाल लो, हमारी हर बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। नंबर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल में। क्यों होते हैं? क्योंकि हम माइटोसिस से पैदा हुए। हमारी हर एक सेल माइटोसिस से बनी, जर्म सेल को छोड़कर। जर्म सेल बस हमारी जो है स्पर्म ओवा, वो बस माइटोसिस से नहीं बनी है। उसके लिए पढ़ाएंगे आगे कैसे बनी है। बाकी मेरे शरीर में हर एक सेल पे निकाल कर देख लो, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? ह्यूमन है इसलिए 46 होंगे, जर्म सेल को छोड़कर। क्यों? हमारे बॉडी की हर एक सेल किस प्रोसेस से बनी है? माइटोसिस से बनी है, इक्वल डिवीजन से बनी है, इसलिए हम आइडेंटिकल है। हमारी हर एक सेल में आइडेंटिकल जीन है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम। ठीक है। अगली बात, अगर हमको चोट लग जाए, कहीं पे इंजर्ड हो जाए, तो हमारा चोट लगने पर, इंजर्ड होने पर वो घाव, जो फिर से नई सेल आ जाती है और वो घाव भर जाता है। तो सेल का रिप्लेसमेंट नई सेल का आती है और पुरानी सेल को रिप्लेस कर देती है। बूढ़ी होती तो नई सेल चोट लगने पर तो यहां पर आपको बोलेंगे सेल इंजरी भरने का काम आती है। इसलिए वुंड हीलिंग के काम में, जब घाव लगने पर वुंड हीलिंग कौन करता है? तो माइटोसिस से ही होती है। सेल जब बूढ़ी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसके हम नई सेल आ जाती है। सेल रिप्लेसमेंट का काम भी माइटोसिस से ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहे होते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से नई सेल बना लेते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इस तरह माइटोसिस का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है ग्रोथ करने में, यूनिसेलर जाइगोट से मल्टीसेलर ह्यूमन बनने में। चोट लगने पर हमारे बॉडी में हमेशा नई सेल माइटोसिस से बनती है। और माइटोसिस हमारी बॉडी में लगभग सारी सेल, सिर्फ जर्म सेल को छोड़कर, एक सेल को छोड़कर, बाकी सारी सेल का जन्म कैसे होता है? माइटोसिस से होता है। अब पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस, स्पेशल तरह की माइटोसिस पढ़ा रहे हैं। अभी तक जो पढ़ाए थे वो नॉर्मल माइटोसिस थी, माइटोसिस खत्म हो चुकी है आपकी। माइटोसिस पूरा पढ़ लिया हमने। कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल माइटोसिस होती है। स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल माइटोसिस होती है, नॉर्मल माइटोसिस के अलावा। उस माइटोसिस को पढ़ते हैं। पहली माइटोसिस है प्रोमाइटोसिस। नंबर 1 आएगा प्रोमाइटोसिस। प्रोमाइटोसिस नाम से मालूम चल रहा है प्रो वर्जन है, एडवांस वर्जन नहीं है। ठीक है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस भी बोल सकते हो इसको, क्रिप्टोमाइटोसिस भी बोल सकते हो। इसके बहुत सारे नाम है। प्रोमाइटोसिस को क्रिप्टोमाइटोसिस भी बोलते हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस भी बोलते हैं। सभी इसके ही नाम है। इसमें क्या होता है? सब कुछ माइटोसिस जैसा ही होगा, सिर्फ इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर होती थी वो नहीं होगी। इसमें स्पेशल क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर, does not disappear during cell division। जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो सेल डिवीजन के समय क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी? नहीं होगी। यही इसका स्पेशल पॉइंट है। सारी घटनाएं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होंगी। स्पिंडल फाइबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे। कहां बनेंगे? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी सेल के अंदर होगा। स्पिंडल fiber formation take place inside the nuclear membrane। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम लिख दिया जो हम। तो कहां पर बनेगा स्पिंडल फाइबर? स्पिंडल फाइबर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बनेगा, इसलिए इसको इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर के नाम से जानेंगे। कौन सा स्पिंडल फाइबर?
इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर कहेंगे। तो आपसे कोई पूछे इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर क्यों बोले, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बना है ये स्पिंडल फाइबर, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। किसमें बनेगा, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब ही नहीं होती है। तो क्या करोगे, सब कुछ जो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहे होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब ही नहीं होगी, डिसअपियर ही नहीं होगी, चलेगा। इस तरह का आपको देखने मिलता है, कुछ अमीबा वगैरह में देखने मिलता है, प्रोटोजोआ वगैरह में आपको ऐसा सेल डिवीजन देखने मिलता है, ये वाली माइटोसिस देखने मिलती है। एग्जाम्पल है अमीबा, सम अमीबा। दूसरे तरह की स्पेशल माइटोसिस पढ़ते हैं, नंबर 2। दूसरे तरह की स्पेशल माइटोसिस है आपकी डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस नाम से थोड़ा सा कुछ याद आ रहा होगा आपको। आपने डायनोफ्लैजेलेट पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे आप, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आपने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा होगा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डायनोफ्लैजेलेट पढ़ाए थे, किसी को याद आ रहा? तो डायनोफ्लैजेलेट में देखने मिलती है, इसलिए इसको डायनोमाइटोसिस कहते हैं। किस में देखने मिलती है? इट अकर इन डायनोफ्लैजेलेट, इट अकर इन डायनोफ्लैजेलेट। किंगडम प्रोटिस्टा में जो पढ़े थे उसके बॉडी में देखने मिलती है। और डायनोफ्लैजेलेट बताइए क्या थे, प्रोकैरियोट थे या यूकैरियोट थे? तो याद रखना, अगर किसी के ढंग से पढ़ा होगा तो याद रखिएगा, ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट है। डायनोफ्लैजेलेट बीचों बीच के थे, मीजोकैरियोट थे। मीजोकैरियोट मतलब सब कुछ तो यूकैरियोट जैसा होगा, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से मीजोकैरियोट कहा। मतलब कौन सी चीज इसके शरीर में नहीं होगी? हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है इसमें, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होगा, बाकी सब कुछ यूकैरियोट जैसा होगा। इसलिए कई सारी बुक में यूकैरियोट में कंसीडर कर लेता है, लेकिन जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो बोलता है कि डायनोफ्लैजेलेट यूकैरियोट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके शरीर में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, बाकी सब यूकैरियोट जैसा है, सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन ना होने की वजह से इसको मीजोकैरियोट में रखा गया है, बीचों बीच का, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का मीजोकैरियोट। याद रखिएगा, मीजोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में या डायनोफ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म में कौन सा माइटोसिस होता है? डायनोमाइटोसिस। इस डायनोमाइटोसिस में क्या होगा, क्यों होगा? इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाने का काम कौन करता है? ये हिस्टोन प्रोटीन ही करता है। और हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो क्रोमोसोम फेल टू कंडेंसेट प्रॉपरली, प्रॉपर कंडेंसेशन नहीं होगा, तो बोलेंगे क्रोमेटिन से क्रोमेटिन does not condensiate into chromosome properly इसका कंडेंसेशन हो पाएगा आपका प्रॉपरली? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, तो क्रोमोसोम आपके अपीयर नहीं होंगे। जबकि आपने पढ़ा था कि प्रोफेज में पढ़ा था कि क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगा, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। किसमें? डायनोफ्लैजेलेट में। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही ये काम करता था। कंडेंसेशन का काम किसका है? हिस्टोन प्रोटीन का, और हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, और हिस्टोन ही प्रोटीन नहीं है, इसलिए क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा ही नहीं। तो माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम अगर ना दिखाई दे तो समझ जाना वो मीजोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में, उसमें हिस्टोन प्रोटीन ढंग नहीं है, और इसलिए इस माइटोसिस को डायनोमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तीसरे तरह का माइटोसिस वर्क करते हैं। हाँ, इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी। इसकी एक और बात याद रखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें भी इंटैक्ट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपियर, इसमें भी डिसअपियर नहीं होगी, सेम ऐसे ही की वैसी रहेगी। तीसरे तरह का माइटोसिस पढ़ते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तीसरे तरह का माइटोसिस का नाम है फ्री न्यूक्लियर
डिवीजन। इस माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये बड़ा सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको एक बार पहले पढ़ा चुके हैं, 12th में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में। क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कैरियोकाइनेसिस होती है प्लांट में, पहले ऑर्गेनिज्म में जब भी सेल डिवीजन होता है पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है और उसके ठीक बाद साइटोकाइनेसिस होती है, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ऐसे चलता है सभी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होती। कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर कैरियोकाइनेसिस होगी, बार बार कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेंगे, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तब जाकर साइटोकाइनेसिस करेगा। ये समझ में आ रही बात? मैं रिपीट करता हूं, आपके नॉर्मली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, ऐसे स्टेप चलते हैं सेल डिवीजन के दौरान। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है, और बार बार कैरियोकाइनेसिस होता रहेगा, बार बार न्यूक्लियस बन जाएंगे, और जब बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर साइटोकाइनेसिस होगा। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट का पानी पियो कभी, नारियल पानी पियो कभी कोई, नारियल के अंदर पानी कब होता है, कच्चे नारियल में या पके हुए नारियल में? क्या देखना, कच्चे नारियल में पानी होता है अंदर में। क्यों? क्योंकि पहले कच्चा नारियल जब बनता है तब उस समय उसमें यही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और नारियल का पानी कुछ और नहीं है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियस है वो। तो नारियल का पानी जो पीते हैं वो न्यूक्लियस पीते हैं आप, इसलिए नारियल में न्यूक्लियस पहले बनेगा बहुत सारा, और बाद में फिर क्या बनेगी, सेल बनने लगेगी, और सेल बनेगी तो सेल के अंदर न्यूक्लियस घुस जाएगा। मतलब जब वो व्हाइट व्हाइट वाली लेयर आने लगेगी, नारियल बनने लगेगा, तो सारा पानी धीरे धीरे अंदर घुस जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस है पानी तो, ठीक है। इसलिए कच्चे नारियल में पानी ज्यादा होता है, और नारियल बनने के बाद पानी कम हो जाता है, क्योंकि नारियल का पानी क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो रिपीट करते हैं, ध्यान समझेंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा समझना। यहां पर जनरली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर से कैरियोकाइनेसिस हो, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो, तो कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यूअस होगी। कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो समझना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के ठीक बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस होगी, और बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा। तो क्या होगा, मेनी न्यूक्लियस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट। क्या होगा, कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, काइनेसिस अक्कर, बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस होगी, बहुत बार कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। एज अ रिजल्ट, उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट मेनी न्यूक्लियस आर फॉर्म, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। मेनी न्यूक्लियस आर फॉर्म, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, और जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक सेल कहते हैं। कोइनोसाइटिक या सीनोसाइटिक जो पढ़ते हो आप, COE, कोइनोसाइटिक कंडीशन बन जाएगी। कोइनोसाइटिक कंडीशन किसे कहते हैं, जब एक सेल में मेनी न्यूक्लियस होते हैं, तो इस प्रोसेस को कोइनोसाइटिक कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज ही। तो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस इसलिए हो जाएंगे क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन बार बार होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे।
फिर लास्ट में जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तब उसके बाद सेल डिवीजन होगा, सेल की साइटोप्लाज्मिक होगी। तो बहुत देर के बाद साइटोकाइनेसिस करेगी, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोकोनट, ग्रीन कोकोनट वाटर, कोकोनट का जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का एग्जांपल है। लास्ट पढ़ लेते हैं हम अब इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस लास्ट पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद खत्म कर लेते हैं स्पेशल वाला। इंडोमाइटोसिस ये क्या होती है? ये भी स्पेशल तरह की माइटोसिस है, इसमें भी कुछ नया होगा। यहां डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो होंगे, क्रोमोसोम डबल तो होंगे, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। सिंपल सा लाइन, डुप्लीकेशन ऑफ, यहां पर क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर, इसमें क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस डिवीजन नॉट अकर, न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ क्रोमोसोम डबल होंगे। और क्रोमोसोम मान लो अपने शरीर में 46 क्रोमोसोम थे, डबल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्रोमोसोम तो डबल हो गए, लेकिन सेल न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक सेल में ज्यादा क्रोमोसोम हो गए कि नहीं हो गए, 2n से 3n 4n 5n 6n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे ना। सेट ऑफ क्रोमोसोम बदल जाएगा, आपके बॉडी में 2n की जगह में 4n क्रोमोसोम हो जाएंगे, और सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हम बोलेंगे कौन सी कंडीशन आ गई, पॉलीप्लॉइडी बन जाएंगे ऑर्गेनिज, पॉलीप्लॉइडी। हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी पढ़े हो ना आप, n मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे किसी ऑर्गेनिज शरीर में, तो बोलना हैप्लॉइडी है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉइडी। 3n 4n 5n 6n हो जाएंगे तो बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट में बदल जाएंगे, पूरा सेट का सेट बदल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपके किस वजह से, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो हो गया, क्रोमोसोम डबल हुए, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ किसी भी कारण से। तो यहां पर उस कंडीशन में क्या होगा, इंडोमाइटोसिस हो जाएगी और ऑर्गेनिज पॉलीप्लॉइडी बन जाएगा। उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम सीधे डबल हो जाएंगे। हमारे ह्यूमन में सेट कितना, 23 क्रोमोसोम का सेट है, सीधे जब भी डबल होगा 23 के मल्टीपल में ही डबल होगा किसी इंसान के शरीर में। जिसके शरीर में जितने भी होंगे सेट ऑफ क्रोमोसोम सीधे बदल जाएंगे, पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज बन जाएगा। तो कोई पूछे पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज किस घटना के बाद बनता है, इंडोमाइटोसिस के बाद। इंडोमाइटोसिस स्पेशल तरह की माइटोसिस है, ये स्पेशल माइटोसिस है। इसमें ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल तौर पे कॉल्चिसिन का नाम सुना है आपने, कॉल्चिसिन, COLCHICINE, कॉल्चिसिन एक केमिकल का नाम है। और इस कॉल्चिसिन केमिकल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। कॉल्चिसिन नाम का केमिकल अगर आपने सेल डिवीजन के समय डाल दिया तो कॉल्चिसिन की वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे। स्पिंडल फाइबर का पॉइजन कहते हैं इसको, पॉइजन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देगा, और स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो आपका क्रोमोसोम जो है डिवाइड नहीं करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं, आपके वो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होगा। और इसका मतलब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा और सिर्फ डुप्लीकेशन हुआ, और इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी बनता है। तो कॉल्चिसिन नाम का केमिकल को भी माइटोसिस का पॉइजन कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं। और इसकी वजह से कैसा ऑर्गेनिज बन जाता है, पॉलीप्लॉइडी ऑर्गेनिज बन जाता है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सीधे बढ़ जाते हैं। इंडोमाइटोसिस से या कॉल्चिसिन नाम के केमिकल से कैसे ऑर्गेनिज बन जाती है, कैसे सेल हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाते हैं, पूरा का पूरा सेट बदल जाता है। ये रही कुछ तरह की आपकी स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। एक और लास्ट लाइन, मस्टर्ड गैस और आरएनएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम, इसे भी माइटोसिस का पॉइजन मानते हैं, माइटोसिस होने से रोक देते हैं। तो 3 माइटोसिस पॉइजन के नाम पूछे जाए, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो माइटोसिस होने नहीं देते हैं, पॉइजन मतलब रोक देते हैं। 3 केमिकल, पहला केमिकल कॉल्चिसिन, दूसरा केमिकल मस्टर्ड गैस, और तीसरा केमिकल का नाम है आरएनएज। आरएनएज का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम।
तो आरएनएज नाम का एंजाइम जो है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, मस्टर्ड गैस और कॉल्चिसिन, ये तीनों को माइटोसिस का पॉइजन कहते हैं। और इसके साथ साथ इंडो आपका स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस खत्म हो गया। आज ये लेक्चर जो था, ये वाला लेक्चर स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस, ये लेक्चर आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी पे नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत है, इसलिए हमने आपको बता दिया इनडायरेक्टली है। अगर ज्यादा हार्ड लगे तो आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, ठीक है। प्री न्यूक्लियर डिवीजन थोड़ा सा पढ़ लेना, एक लाइन याद रखना। प्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा कि न्यूक्लियस का डिवीजन सिर्फ होगा, साइटोप्लाज्म का नहीं होगा। इंडोमाइटोसिस में पॉलीप्लाइडी ऑर्गेनिज बनते हैं। डायनोमाइटोसिस में आपका क्या नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, इसलिए कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा क्रोमोसोम का क्रोमोसोम में। और प्रोमाइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी। ऐसे एक लाइन इंपॉर्टेंट थी, बाकी आप जितना डिटेल में कर लो तो आपकी इच्छा, बस एक लाइन कम से कम मालूम कर लो बस। प्रोमाइटोसिस होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी। डायनोमाइटोसिस डायनोफ्लैजेलेट में दिखेगी, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, इसलिए क्रोमैटिन से क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ काइरोकिनेसिस कंटिन्यूअस चलती रहेगी, साइटोकिनेसिस नहीं होगी काइरोकिनेसिस के बाद। इंडोमाइटोसिस में पॉलीप्लाइडी ऑर्गेनिज बनते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता। और तीन केमिकल के नाम याद रखना, कॉल्चिसिन आपका पहला, दूसरा मस्टर्ड गैस, और तीसरा केमिकल है आपका आरएनएज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। इन्हें पॉइजन ऑफ माइटोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें से कॉल्चिसिन जो है, उसकी वजह से पॉलीप्लाइडी ऑर्गेनिज पैदा होते हैं, कॉल्चिसिन नाम के केमिकल के से। ये केमिकल आपका कॉल्चिसिन आपका बहुत सारे ऑर्गेनिज में होता है, इनसे निकलता है। अब यहां पर आपका स्पेशल टाइप माइटोसिस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ लिया, ए माइटोसिस खत्म कर लिया, माइटोसिस खत्म कर लिया, सिर्फ अब रह गया मेरा मियोसिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस पढ़ने से पहले लेकिन रूल है कि आपको माइटोसिस अच्छे से आना चाहिए, तब मियोसिस समझ में आएगा आपको। मियोसिस समझने के लिए अगला लेक्चर देखने के लिए पहले पीछे के लेक्चर आपके कंप्लीट होने चाहिए माइटोसिस तक। थैंक यू।